हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया के अंदर लगातार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है और ये सच में वो फेज़ है जो लगभग 30 साल पहले बहुत तेज़ी से जब दुनिया बदल रही थी उसका एक नया स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। एक फेज़ तब था जब रशिया के अंदर का डिक्लाइन हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर लगभग 1990 और 1991 के बीच में जो बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही थी, उस दौर के उससे पहले उस बीच में कोई दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं थे। दुनिया लगभग 3 समूहों में बटी हुई थी, थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा था, लेकिन 2 ब्लॉक्स थे। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब 1990 के बाद लगभग आज आप यकीन माने, आप इसे मोटे तौर पर देखेंगे तो 2015 तक एक ऐसा दौर आया जब पूरी दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स में नहीं लेकिन एक ब्लॉक में यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ थी, और उसमें कुछ नई शक्तियां उभर कर आने की कोशिश कर रही थी जो अपने आप को अमेरिका के अगेंस्ट नहीं तो कम से कम उससे हटके दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसमें ब्रिक्स से लेकर दुनिया भर के दूसरे संगठन बने। लेकिन जैसे ही 2020 आया, एकदम से दुनिया की जो पिक्चर है वो साफ हो गई और जो यूनिपोलर वर्ल्ड है दोबारा से बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ यानी द्विपक्षीय दुनिया की तरफ बढ़ना जा रहा है। 2 ध्रुवीय दुनिया जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ ये जो 2 ध्रुवीय दुनिया है उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो पूरे का पूरा सेक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस 2 ध्रुवीय दुनिया में जहाँ एक तरफ चीन खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, इतनी तेजी से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं कि आप आज के दिन अगर देखते हैं तो पूरी दुनिया लगभग 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस ने बिल्कुल इसे एक नई डायरेक्शन दी है। लेकिन अगर सिर्फ आप देखें कि यहाँ ये जो दुनिया है वो चाइना और अमेरिका के बीच में ही बटी हुई है, तो मोटे तौर पर आप काफ़ी हद तक ठीक रह सकते हैं, ठीक कह सकते हैं, क्योंकि 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो असलियत में 3 ब्लॉक्स बनते हुए नजर आए थे। एक ब्लॉक वो जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और उसका जो लीडर था वो यूएसए था। दूसरा जो ब्लॉक था, वो दूसरा ब्लॉक या गुट जो था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था और उसका जो लीडर था वो उस समय पर यूएसएसआर हुआ करता था। और तीसरी तरफ नाम उन देशों का समूह जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं और वो इस कंडीशन में नहीं है कि दोनों में से किसी भी समूह में जाकर शामिल हो जाएं। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस समय पर नहीं भी थी, बहुत से मानते हैं कि नहीं थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि उस समय पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ये सारे के सारे 3 ब्लॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होते गए और 1990 के आसपास तक अगर आप देखते हैं तो ये जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था इसकी परिकल्पना ही खत्म हो गई। अब जब इसकी परिकल्पना खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली नाम भी एग्जिस्टेंस से गायब हो गया, और नाम भी एग्जिस्टेंस से लगभग गायब हो गया। आजकल इसके बहुत सारे छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उस लेवल पर बड़ा इवेंट कोई नहीं होता जो कि होने की हम उम्मीद करते हैं या होना चाहिए। जो जिस तरीके से ये किसी तरीके से बांगडोंग से लेकर दूसरे सम्मेलन होते थे, ये सब सम्मेलन आज के दिन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में यूनिपोलर वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड डेवलप हुआ और इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने 1990 के बाद से लेकर 2000 तक, जब तक 9/11 नहीं हुआ था तब तक शांति रही, लेकिन 2000 से लेकर आज 2020 है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। और अमेरिकन हेजमनी, अमेरिका की जो हेजमनी, बदमाशी कहें, गुंडई कहें, वो स्पष्ट शब्दों में स्पष्टतया दुनिया को दिखाई दे रही है। अब ऐसे में एकदम से अगर आप देखते हैं तो राइज ऑफ चाइना आपको मिलेगा। एकदम से 2005 के बाद धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को बढ़ाना शुरू किया और 2020 तक आते आते आज के दिन चाइना जो है वो अमेरिका के लिए एक ओपन थ्रेट बनकर उभरा है।
अब जब क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका के लिए ओपन थ्रेट बनकर उभरा है, तो अब दोबारा से इस दुनिया में ग्रुप्स कहो या ब्लॉक्स कहो, वो बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। और इसी ब्लॉक्स बनाने की प्रक्रिया में D10 का आज के दिन एक जबरदस्त जिक्र छिड़ा हुआ है। ये D10 क्या है? असलियत में इंसान की एक फितरत होती है, वो अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपने जैसे लोगों से संगठन बनाता है, गठजोड़ बनाता है। और उस संगठन में और उस गठजोड़ में जो अपने जैसे लोगों से बनते हैं, जो संगठन जो गठजोड़ अपने जैसे लोगों से बनते हैं, उसी के हिसाब से ब्लॉक्स डिसाइड होते हैं और वहीं उन ग्रुप्स के साथ इकट्ठा होकर वो मुकाबला करने की कोशिश करता है। ये काम केवल और केवल दुनिया के लोगों के बीच में नहीं, या समूहों या कम्युनिटी के बीच में नहीं, देशों के बीच में भी होता है। और देश धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढकर अपने ग्रुप्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप इन ग्रुप्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक ग्रुप का नाम सुना होगा, सार्क। हालांकि ये एग्जिस्ट बहुत ज्यादा नहीं कर रहा। सार्क क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, जितने भी साउथ एशियन जो भी कंट्रीज है, रीजनल कॉपरेशन, वो जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, मालदीव्स और बांग्लादेश और श्रीलंका ये शामिल हैं, सार्क कंट्रीज। इसी तरीके से यहां अगर आप देखोगे तो इंडो चाइना कंट्रीज के अंदर ये जो पूरे 10 कंट्रीज हैं, इनको कह दिया गया आसियान। इसी तरीके से बिम्स्टेक नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से SCO नाम का भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से BRICS ब्रिक्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन ने भी अपने जैसे देशों को इकट्ठा कर रखा है। टर्की इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टर्की को बाहर भगा रखा है। उसी तरीके से रशिया के अगेंस्ट में जितने भी देश थे जो कैपिटलिस्टों को सपोर्ट कर रहे थे, या जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी विचारधारा को बना रहे थे, वो क्या है, नाटो कहलाता था। इसी तरीके से यहां पर RCEP जो है, रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक जो रिलेशंस है, कॉपरेशन, RCEP जो है, इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए RCEP बनाया गया, जिसमें चाइना से लेकर वियतनाम वगैरह 15 देश शामिल हैं। इसी तरीके से जो है ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है, TPP, वो बनाया गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं जिसके अंदर एक कॉमन एलिमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है और उस कॉमन एलिमेंट को अपने साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1990 के बाद जितने भी ग्रुप्स बने और अप्रॉक्सीमेट 2020 के बीच तक उन सबका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, और वो था इकोनॉमिक कॉपरेशन। और अगर ये इकोनॉमिक कॉपरेशन इनका ऑब्जेक्टिव था, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन का ऑब्जेक्टिव किस हद तक था। क्योंकि यहां ये किसी से दुश्मनी नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं था जो एक दूसरे का दुश्मन हो। बस इस समय पर होड़ लगी हुई थी कि कौन इस इकोनॉमिक जो वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठा सकता है। यहां लगभग हर बड़े ग्रुप में चाइना आपको शामिल होता हुआ नजर आएगा, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाइना के साथ कपलिंग इस तरीके से हुई, इस तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चाइना के साथ जुड़ी कि आज के दिन ये चाइना ही पूरी दुनिया का एक ग्रोथ का इंजन बन चुका है, और पूरी दुनिया इसके ऊपर इस हद तक डिपेंडेंट हो गई कि आज के दिन चाइना हर किसी को मैनिपुलेट कर रहा है और अपनी आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग हर किसी को अपने आगे झुकाने की कोशिश कर रहा है, और अल्टरनेट टू चाइना, अमेरिका का एक अल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहा है। जब ये अमेरिका का अल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो यहां कहीं ना कहीं जो पहले से पावर, एग्जिस्टिंग पावर है अमेरिका, उसे अब कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से नया अमेरिका को
अपना एक नया ग्रुप बनाने की, या जिसे कहें कि जिस तरीके से उसने अपना एक ब्लॉक बना रखा था यूएसएसआर को रोकने के लिए, जिसका आज के दिन रशिया उसका रेमिनेंट्स की फॉर्म में है, अब अमेरिका दोबारा से एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है जो चाइना के अगेंस्ट हो। अब चाइना के अगेंस्ट अगर ब्लॉक बनाना है तो यहां पर अमेरिका को कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसका चाइना विरोधी रहा हो या आइडियोलॉजिकली चाइना उसकी बुराई कर चुका हो। तो कम्युनिस्टों की एक सबसे बड़ी खास बात होती है, कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं वो अक्सर डेमोक्रेसी को एक ढपोसला बताते हैं। वो अक्सर डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, डेमोक्रेसी को ढपोसला बताते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको हांगकांग के अंदर दिखाई दिया होगा कि जिस तरीके से हांगकांग के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स को क्रश किया गया और जिस तरीके से ताइवान के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपोज किया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने एक सिग्नल दे दिया कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अब ऐसे में डेमोक्रेसी के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि हम लोग आज़ादी से जी रहे हैं, फ्रीडम है हमें, और कम्युनिस्ट कहते हैं यहां पर फ्रीडम एक छलावा है, ये फ्रीडम और किसी को नहीं बल्कि एक सिर्फ और सिर्फ गिने चुने पैसे वाले लोगों को है। और जब तक इन पैसे वाले लोगों को फ्रीडम रहेगी, इक्वालिटी कभी नहीं आ सकती। अब अगर इक्वालिटी नहीं आ सकती तो डेमोक्रेसी को हम अपोज करते हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं। अब जब ये कहा जा रहा है तो यानी चाइना की एक कमजोरी पकड़ में आ गई जो पूरी दुनिया को इस समय डराने के लिए काफी है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। चाइना ऐसा कहता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो क्लियर वर्ड्स में कह चुके हैं कि आज के दिन दुनिया को डेमोक्रेटिक कंट्रीज को एक साथ लाने की जरूरत है। दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सबको एक साथ आने की जरूरत है ताकि वो इस चाइना की एनार्की को, चाइना की ने जो दुनिया के अंदर अराजकता फैला रखी है और चाइना की एक पार्टी डिक्टेटरशिप को रोक सके। असलियत में यहां पर चाइना को विलन बनाकर पेश करने का एक ऑब्जेक्टिव मिल गया कि सारे लोकतंत्र एक हो जाओ। पहले क्या था? सारे पूंजीवादी एक हो जाओ। ऑल कैपिटलिस्ट्स मस्ट गेट यूनाइटेड। अब क्या कह रहे हैं? ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट गेट यूनाइट। एक साथ आना चाहिए। और इसीलिए अब जो बाइडेन ने D10 का प्रोजेक्ट रखा है कि 10 डेमोक्रेसीज, जितनी भी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जहां जहां डेमोक्रेसी है, उस 10 बड़ी डेमोक्रेसीज, पावरफुल डेमोक्रेसीज को इकट्ठे आकर चाइना का मुकाबला करना, इकट्ठे आ जाना चाहिए। और असलियत में जहां पर ये 10 डेमोक्रेसीज इकट्ठी आ जाएंगी वहां ऑब्वियस सी बात है इस डेमोक्रेसी के नाम पर ये अपोज करेंगी हर उस ग्रुप का या हर उस कंट्री का जहां डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर ये अपोज करेंगी हर उस कंट्री का जहां जो डेमोक्रेसी की गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में उन सब का लीडर जो चाइना, जो डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, वो है चाइना। तो ऐसे में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं बड़ी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, अमेरिका, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे जो बड़े कंट्रीज हैं, वही पहले वाला नाटो की फॉर्म में जो शुरू में नाटो था, वैसी ही कुछ कंट्रीज जिसमें एक नया देश इंडिया जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो सब इकट्ठे होकर D10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारे के सारे D10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये D10 और कुछ नहीं, नए बैटल ग्राउंड में
नए कंट्री को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। D10 में सारे पावरफुल कंट्रीज इकट्ठे किए जाएंगे और जब ये सारे पावरफुल कंट्रीज, इनका नाम जो अगर आप मोटे तौर पर देखें, अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली शुरू से ये रहे हैं और इटली का प्रेजेंस इसलिए ताकि इस पूरे मेडिटेरेनियन सी के अंदर डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया जा सके। उसके बाद कनाडा, उसके बाद एक तरफ यहां पर इंडिया, इंडिया के बाद अगर आप यहां देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, और यहां एक साथ अमेरिका। अब यहां जिन भी कंट्रीज का अगर आप नाम ले रहे हैं, यहां पर पहले नाटो के अंदर जापान, साउथ कोरिया वगैरह को कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे ताइवान को बेस बनाकर, ऑस्ट्रेलिया को यहां बेस बनाकर, इंडिया को यहां बेस बनाकर चाइना को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और चाइना के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ये D10 है तो इस D10 को डेमोक्रेसी के नाम पर अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो ये पूरे का पूरा आसियान ग्रुप जो है, जहां मेजॉरिटी में डेमोक्रेसीज हैं, ये ऑटोमेटिकली D10 के साथ जुड़ेगा। ये इंडोनेशिया से लेकर जितने भी ये छोटे कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली D10 से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट D10 का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और पहली बार इंडिया एक ऐसे ग्रुप में शामिल होने जा रहा है जो डोमिनेट करेगा इस दुनिया के अंदर। और 5 आइज, जो अंग्रेजी बोलने वाले 5 देश हैं उन्हें 5 आइज कहा जाता है, तो 5 आइज के साथ होगा। ऐसे में इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको सपोर्ट, एक फायदा उठाने की, मतलब प्रॉफिट रीप करने की आने वाले समय में। और यही एक रीजन है कि ये ब्लॉक ऑन द नेम ऑफ व्हाट, डेमोक्रेसी मजबूत होता जाएगा तो चाइना को उतना ज़्यादा हीट फेस करनी पड़ेगी, काउंटर फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जो कंट्रीज डेमोक्रेसी नहीं है उनको चाइना अपने साथ लाकर इस D10 के अगेंस्ट खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा, जिसका नतीजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दुनिया दोबारा से 2 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दुनिया प्रॉपरली जब 2 ग्रुप्स में बढ़ती हुई नज़र आएगी और यदि इस तरीके का कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी तो दुनिया कहीं ना कहीं या तो एक न्यू फॉर्म ऑफ कोल्ड वॉर, नए प्रकार के एक शीत युद्ध में बढ़ती हुई नज़र आएगी, या फिर वो एक फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर में जीती हुई नज़र आएगी। फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर उसमें पहुंच गए या एक ऐसा कोई ट्रिगर क्लिक किया जिससे पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो आने वाली सिचुएशंस खतरनाक हैं। हालांकि D10 का कोई डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है, हालांकि D10 इस तरीके से बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिक्लेयर्ड फॉर्म में युद्ध करेगा या कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये फियर फैक्टर ज़रूर क्रिएट होगा। और हाँ, ऐसे में इन D10 कंट्रीज़ का एक के ऊपर एक दबाव भी होगा। इन D10 कंट्रीज़ पर दबाव ये होगा कि अगर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर रही हैं, अगर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर रही हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के नाम पर उन प्रिंसिपल्स पर खरा उतरने वाले देशों को भी देखा जाए। और उन प्रिंसिपल्स पर खरा उतरने वाले देशों में अगर शामिल करने की बात की जाएगी तो इंडिया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है इंडिया को इस D10 की हीट भी फेस करनी पड़े। तो आने वाला समय खासकर बहुत क्रिटिकल है और इंडिया नो डाउट इसमें शामिल होते हुए अब देर नहीं लगाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछले 30 साल में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कन्फ्यूज़न भरे दौर में रही है कि रशिया के साथ रहे, अमेरिका के साथ रहे, और लगभग 2016 के बाद से, बल्कि 15 के बाद से यदि देखा जाए तो इंडिया ने कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, नाम से अलग हट चुका है और इंडिया समझ चुका है कि वो इस दुनिया के अंदर
इंडिया बहुत अच्छे से समझ चुका है शायद कि इस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्लियर हो चुकी है कि इस दुनिया के अंदर जिस तरीके से इंडिया की एक पोजीशन है और एक स्ट्रेंथ है, ये अलग थलग या बिना दुनिया के किसी दुनिया में अलग थलग नहीं रह सकता। उसे किसी ना किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा और एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं तो एटलीस्ट रीजनल लेवल पर तो खासकर, और अपने आप की पोजीशन को, स्ट्रेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज खासकर चाइना या फिर अमेरिका, खासकर चाइना आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। पहले रशिया आपसे दूर था, पहले अमेरिका आपसे दूर था। अगर आप रशिया देखें तो कहीं दूर है, अमेरिका को देखेंगे तो कहीं दूर है, यहां चाइना आपके सर पे है। इसलिए इंडिया को किसी ना किसी ब्लॉक में शामिल होकर अपनी पोजीशन को मजबूत करना पड़ेगा और ये इंडिया की मजबूरी है। आगे आगे देखते हैं होगा क्या, लेकिन ये D10 जो है ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए एक चुनौती भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जा रही है, एक चुनौती और एक अवसर की बात की जा रही है, तो ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा और ये आपकी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसे चैलेंज की तरीके से ज़्यादा झेला जाता है या अपॉर्चुनिटी की तरह ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। आगे जैसे भी डेवलपमेंट्स होंगी उसमें डिस्कशन होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।